कुछ दिनों पहले यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी कि एवरी थर्ड इंडियन मुस्लिम एंड दलित आर मल्टी डायमेंशनल पुअर, कि इंडिया का हर तीसरा मुसलमान और दलित मल्टी डायमेंशनल पुअर है। मल्टी डायमेंशनल पुअर मीन्स कि वैसे लोग जो कि हर मामले में गरीब हो, हर मामले में कमज़ोर हो, उसके पास ना ही अच्छे खान पान हो, ना ही अच्छे कपड़े हो, ना ही हेल्थ में अच्छे हो, ना ही एजुकेशन में अच्छे हो, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये काफ़ी लो हो, रहन सहन का जो मामला है ये भी काफ़ी लो हो। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो कहा गया था कि इंडियन मुसलमानों के जो हालात है वो दलितों से भी बदतर है, और आज 14-15 साल हो गए और आज ही मुसलमान वहीं पर हैं। आज ही मुसलमानों के हालात में कुछ खास तब्दीलियाँ नहीं आई हैं। तो सवाल ये है कि दलित हमेशा अनटचेबिलिटी का शिकार होते आए हैं, छुआछूत का शिकार होते आए हैं, और उन पर बहुत सारे जुल्म भी हुए हैं पीछे। लेकिन मुसलमानों के साथ ऐसी क्या मजबूरी है कि मुसलमानों के हालात नहीं बदल रहे हैं। अगर मुसलमानों के कामकाज की बात करें हम, तो कामकाज ही बहुत अच्छे नहीं होते, और गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर मुसलमानों की तादाद देख ले तो वो न के बराबर है। इंडियन रेलवे में मुसलमान सिर्फ 4% है, मतलब कि अगर 100 एम्प्लॉई हैं तो वहाँ पर सिर्फ 4 आपको मुसलमान दिखेंगे। सिविल सर्विसेज में सिर्फ 3% है, फॉरेन सर्विस में 2% है, बैंक में 2% है। अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट है कि जेलों में 19.7% मुसलमान हैं। एज पर 2011 सेंसस मुसलमानों की आबादी है 14.2%, और जेलों में मुसलमान हैं 20%, 20%। मतलब 100 कैदी है अगर जेल में तो उनमें से 20 मुसलमान होंगे। इन आंकड़ों से आपको पता चल गया होगा कि आखिर मुसलमान कहाँ पर है और क्या हालात हैं मुसलमान के। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मुसलमानों में एजुकेशन की कमी। आज भी रिपोर्टें कहती हैं कि 40% मुसलमान इलिटरेट हैं, मतलब 100 में 40 मुसलमान ऐसे हैं जो लिखना पढ़ना नहीं जानते। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 25% मुस्लिम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं, और 30% मुस्लिम बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं, जिसने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की हो और बीच में ही पढ़ाई छोड़ गए 10 और 11 साल की उम्र में। तो क्या वाकई इस्लाम में इल्म की कोई अहमियत नहीं, एजुकेशन की कोई अहमियत नहीं? तो ये सिर्फ मुसलमान की हालात सिर्फ इंडिया में है। अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर आप देख लें तो लगभग, यानी तो ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री ऐसे हैं जिसका लिटरेसी रेट 90 से एबव है, 90 या 90% से ज़्यादा है। सऊदी अरबिया, जिसको कहते हैं कि बहुत ही कंजर्वेटिव है, वहाँ 93% लिटरेसी है। सिर्फ 7% लोग इलिटरेट हैं, लिखना पढ़ना नहीं जानते। 100 में से 93% लोग लिखना पढ़ना जानते हैं। कुवैत 92%, यूएई 90%। इस रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने इंडियन गवर्नमेंट को ये रेकमेंड किया था कि वाकई में अगर आप इंडियन मुसलमानों के हालात में सुधार देखना चाहते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो मुसलमानों को 10 से 15% रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। गवर्नेंस में मुसलमान बहुत कम है, पॉलिटिकली भी बहुत वीक है। अगर पॉलिटिकली भी इसको अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर MP MLA के चुनाव में मुस्लिमों के लिए सीटें रिज़र्व होनी चाहिए, कि उस एरिया से मुसलमान ही बनेंगे, तब जाके मुस्लिम आएंगे गवर्नेंस में, और तब जाके मुस्लिम भी नेता बनेंगे और वो अपनी भलाई कर पाएंगे। और आज भी 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था वहाँ पर भी मुस्लिम MP चुन के कितने आए थे लोकसभा में? सिर्फ 27, 545 में से सिर्फ 27, जबकि 14.2%, लगभग 15% हमारा पॉपुलेशन है इंडिया में, मुसलमानों का पॉपुलेशन है, लेकिन लोकसभा में कितने लोग चुन के जाते हैं? सिर्फ 27, 5% से भी कम, जबकि होना चाहिए कम से कम 70 सीट, 70 मुसलमान MP कम से कम होना चाहिए। लेकिन गवर्नेंस में भी कमज़ोर है क्योंकि पॉलिटिकली भी हम बहुत वीक हैं। हम इंडियन मुसलमानों ने एक बहुत ही फ़ख्र के साथ एक झूठी अफवाह फैलाई है कि हम बहुत ही धार्मिक होते हैं और बहुत ही रिलीजियस होते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर हम धार्मिक होते, अगर हम रिलीजियस होते तो शायद हमारी ये हालत न होती आज आप अपनी तारीख को देखिए, 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक, इस पीरियड को कहते हैं गोल्डन एज ऑफ इस्लाम।
इसी पीरियड में बहुत से मुस्लिम साइंटिस्ट आए, मैथमेटिशियन आए, फिलोसफर आए, बहुत ही स्कॉलर आए, जिन्होंने इस दुनिया की तरक्की में कंट्रीब्यूट किया कुछ। मैं आपको बताऊं कि आप 1 2 3 लिखते हैं, 20 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, ये कैसे लिख पाते हैं? ये लिखना किसने सिखाया? मुसलमानों ने सिखाया, अरबों ने सिखाया। आज भी इसको मैथ्स में बोलते हैं अरबिक न्यूमरल्स। बाद में चल के आर्यभट्ट ने इंडिया में 0 दिया, और 0 से 9 को कंप्लीट सेट को बोलते हैं इंडो अरबिक न्यूमरल्स। अब ज़रा सोचिए कि ये इसके बिना ये दुनिया अभी कैसी होती, और अभी ये ना ही साइंस में कोई सब्जेक्ट हो पाता, ना ही सोशल साइंस में, कुछ भी नहीं। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने मैथ्स में एक बुक लिखा, अल जब्र वल मुकाबला। ये वर्ड अल जब्र से ही बना है अलजेब्रा, और तब से फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है अल ख्वारिज़मी को। और आज भी स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है। ये जो आज सड़कों पे इतनी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, ये गाड़ियाँ जो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, उसमें उसके इंजन में एक पिस्टन होता है। वो पिस्टन बहुत स्पीड में अप एंड डाउन लीनियर मोशन में ऐसे ऊपर नीचे करता है, और गाड़ी रोटेशनरी मोशन में आगे बढ़ती है। ये लीनियर मोशन को रोटेशनरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस है क्रैंक शाफ्ट। ये क्रैंक शाफ्ट बनाया किसने? एक मुसलमान ने, अल जज़ारी ने। और ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था ऑटोमोबाइल सेक्टर में। आप ज़रा सोच सकते हैं कि ये बहुत ही मशीनों में आजकल इसका यूज़ हो रहा है। और ऐसे इतना ही नहीं, ऐसे सैकड़ों नाम मैं आपको गिनवा सकता हूँ। और ये तब तक चला जब तक मुसलमान कुरान और सुन्नत के करीब थे, और जैसे जैसे इससे दूर होते गए मुसलमान बर्बाद होते गए, और आज इस हालत में हम पहुँच गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम कुछ सोचना छोड़ दिए हैं, फिक्र करना छोड़ दिए हैं। अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, इसका विज़न नहीं है, इसका प्लान नहीं है हमारे पास। बहुत से लोग तो ये कह के निकल जाते हैं कि भाई 50-60 सालों की ज़िंदगी, इसमें हम क्या क्या करें। तो आपकी 50-60 सालों की ज़िंदगी है, लेकिन आपकी जो आने वाली नस्लें हैं, आप उनके लिए क्या देना चाहते हैं, कैसा माहौल देना चाहते हैं आप। तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक विज़न होना चाहिए कि आने वाले दिनों में हम क्या करने वाले हैं। और मैं अपने बड़े बुज़ुर्गों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर हो सके तो अपनी स्ट्रैटजी में कुछ चेंजिंग ला सके तो लाए, सोच में कुछ चेंजिंग ला सके तो लाए, क्योंकि ये चेंजिंग की दुनिया चल रही है। हर मिनट, हर सेकंड कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। अगर वक्त के हिसाब से, दौर के हिसाब से हमने अंदर अपने आप को कुछ मॉडिफाई नहीं किया तो हम फ्लॉप हो जाएंगे। अगर शरीयत के दायरे में रहते हुए अगर गुंजाइश है तो हमें अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए। ये वक्त की आज डिमांड है, क्योंकि हम जानते थे कि सैमसंग बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन वक्त के साथ अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया तो वीवो और ओप्पो ने उसको लात मार के बाहर फेंक दिया। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। तो वक्त के हिसाब से चेंज करने की ज़रूरत है हमें अपनी स्ट्रैटजी को, और हमने जिनको अपना रहनुमा समझा, जिनको अपना लीडर समझा, सब ने हमारे साथ फरेब किया है। तो अपनी ताकत हम खुद क्यों ना बने, और कब तक हम अपनी नाकामयाबियों का ठिकरा दूसरों के ऊपर फोड़ते रहेंगे। हमें ये जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। वाकई में हमने कुछ नहीं किए हैं। जितनी तकरीरें इस कौम ने की हैं, जितने जलसे इस कौम ने किए हैं, शायद ही किसी कौम ने की होंगी, लेकिन अमल के नाम पर हम बहुत ही फिसड्डी रहे हैं। सिर्फ हमने बयानबाजियाँ की हैं। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब पैसे नहीं हो तो बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। आप यकीन माने कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर बहुत से स्कूल ऐसे भी हैं, नेतरहाट हो गया, आर्मी स्कूल हो गया, नवोदय हो गया, बहुत से स्कूल ऐसे भी है जो जहाँ पे बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि बच्चों के अंदर क्वालिटी होना चाहिए। तो वो क्वालिटी आप पैदा कर सकते हैं एज अ टीचर। हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो मुस्लिम बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े से इर्रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी के साथ आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। और ये दौर वो है जहाँ पे हर चीज़ में एक्सपर्टीज़ चाहिए, डेप्थ नॉलेज चाहिए, जहाँ पे हल्के फुल्के नॉलेज से कुछ नहीं होता। तो बच्चों को पढ़ाने के पीछे खुद भी मेहनत करना पड़ेगा।
तब जाके बच्चे अच्छा कर पाएंगे। तो बच्चों को ऐसे करके तैयार करके कुछ अच्छे स्कूल में, अच्छे इंस्टीट्यूशन में डालेंगे, तब जाके बच्चे कामयाब हो पाएंगे और फ्री में बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त है कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत से डर गए तो कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी आजकल हर दिन कुछ ना कुछ रिसर्च हो रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हर दिन कुछ ना कुछ नया नया रिसर्च आ रहा है सामने। तो वहाँ पे देख रहे हैं कि जो काम करने वाले लोगों का काम मशीन ही कर रहे हैं। तो ये रिसर्च हम क्यों ना करें? तो उस रिसर्च की पढ़ाई हम करेंगे, तो वहाँ तक रिसर्च करेंगे हम। तो इसकी डिमांड आज भी है और ये रहेगा। जब तक ये दुनिया है तब तक रिसर्च होती रहेगी। ये हो सकता है कि बहुत से लोगों को हमारी बातें अच्छी ना लगी हो, लेकिन माफ़ कीजिएगा, हकीकत यही है और हकीकत से हम मुँह नहीं मोड़ सकते। हमने सिर्फ आईना दिखाने की कोशिश की है कि हमारी शक्ल कैसी है। इतनी देर बर्दाश्त करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।